दर्शकों, पाकिस्तान उस सच को नहीं छिपा पाया जो सच पूरी दुनिया से वो दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सच सरहदों से नहीं छिपाई जा सकती। सच को दबाया नहीं जा सकता है ताकत के साथ। और आज की तारीख में जब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इंटरनेट का जमाना है, उसके बाद भी पाकिस्तान अगर ये ढिंडोरा पीट रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी जीत हुई है और ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच बहुत दिन तक दबता नहीं। पंजाब प्रांत के कैसूर जिले से जो तस्वीर सामने आई है वो पाकिस्तान सरकार और लश्कर-ए-तैयबा के नापाक गठजोड़ की गवाही दे रही है। और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई अफवाह नहीं बता रहा हूं। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, जहां पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान लश्कर का खूंखार चेहरे में से एक आमिर हमजा और सैफुल्लाह कसूरी के साथ मंच साझा करते दिखे। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार के चेहरे मंच पर आतंकियों का स्वागत कर रहे थे, गले मिल रहे थे, भाषण दे रहे थे, आतंकियों को हीरो बता रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि उसके नेता पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। देश चलानी है, इकोनॉमी चलानी, इकोनॉमी बचा लो, देश को बचा लो, पाकिस्तान को बचा लो। लेकिन वही पाकिस्तान उन पैसों से आतंकियों की जी हुजूरी में लगा है। आतंकिस्तान को पाल पोस कर पाकिस्तान की जड़ों में बारूद ठूंस रहा है। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने इस बार आतंक की जड़ों पर ऐसी चोट की है कि पाकिस्तान और आतंक दोनों की नसें कांप गई। अब हम आपको वो खौफनाक हकीकत दिखाएंगे कि आतंकी कसूरी ने सभा में क्या कहा था। सुनिए और सोचिए कि पाकिस्तान आतंक का वो किला है जो अब खुद ही अपने मलबे में दबकर खत्म होने वाला है। लेकिन मैं भारतवासियों के साथ साथ पूरी दुनिया से ये कहना चाहता हूं कि आंखों पर काली पट्टी बांध लेने से पाकिस्तान कोई शरीफ सुधरा हुआ मुल्क नहीं हो जाएगा। भारतीयों को पता है, हमें पता है, हम हिंदुस्तानियों को पता है, हमने झेला है पाकिस्तान को, हमने पाकिस्तान से आतंकवाद झेला है, हमने जम्मू कश्मीर की जमीन खून से सींची। हमारे देश में कई जगह पर आतंकी हमले हुए हैं वाया पाकिस्तान, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, को स्पॉन्सर्ड बाय आईएसआई, पावर्ड बाय पाकिस्तानी सरकार। तो मैं पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, काली पट्टी बांध लेने से पाकिस्तान कोई सुधरा मुल्क नहीं हो जाएगा। आपने अगर उसको पैसे दिए तो वो पैसा आतंक की जड़ों में जाएगा और वहां से आतंक पनपेगा। और ये आतंक भारत के खिलाफ अगर उठ खड़ा होगा तो भारत जवाब देना जानता है, जैसे भारत ने जवाब दिया है, क्योंकि हमें पता है जहरीले नाग का फन कैसे कुचला जाता है। लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता है कि आतंकवाद को कैसे ट्रीट किया जाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल तक लड़ते लड़ते थक गया, हार गया, वो तालिबान को नहीं हरा पाया, उसे वापस लौटना पड़ा। इसलिए चेतावनी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, अमेरिका के लिए, अगर पाकिस्तान के अंदर तालिबान टीटीपी मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर परमाणु हथियारों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न मीडिया को, यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, उन देशों को सावधान हो जाना चाहिए जिन्होंने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में फर्क किया। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में आतंकी किस तरह से मंच साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अब बयान आपको सुनवाते हैं कसूरी क्या कह रहा है। और मेरा दिल भी चाह रहा था, यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत दो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। दोस्तों, हमने वो तस्वीर भी देखी जब आतंकियों के जनाजे में पूरी पाकिस्तानी फौज नतमस्तक नजर आई। पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट्स, पाकिस्तान के हुक्मरान नतमस्तक नजर आए। हमने वो तस्वीर भी देखी जब पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर की तस्वीर
आतंकियों के साथ लगाई गई। हमने वो तस्वीर भी देखी जब पूरे पाकिस्तान में जैश के 80 से ज्यादा रैलियों को आयोजित करने की इजाजत दी गई। हमने वो तस्वीर भी देखी जब फंड इकट्ठा करने की मुहिम जैश की तरफ से शुरू हुई। इसलिए मैं आज ये पूछना चाहता हूं, बिल में छिपे आतंकी किसकी चाह पर बिल से बाहर आए? पाकिस्तानी नेता सैफुल्लाह कसूरी का स्वागत क्यों कर रहे हैं? आतंकियों ने पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की फौज या फिर पाकिस्तान के जनरल की कौन सी नस पकड़ रखी है? इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके, आरजू काजमी, पत्रकार पाकिस्तान। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरजमी पर जो खुलेआम हो रहा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से खुलेआम आतंकियों को ट्रीट किया जा रहा है, टेररिस्टों को प्रमोट किया जा रहा है, यह सवाल पूरी दुनिया के सामने। आरजू काजमी के पास चलना चाहेंगे। आरजू, पूरी दुनिया के सामने यह सवाल बहुत जरूरी उठ खड़ा हुआ है, खासकर हिंदुस्तान के सामने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना और टेररिस्टों के बीच जो गठजोड़ थी वो उजागर हुई और वो खुलकर सामने आई और पाकिस्तान की सेना ने भी बड़े खुले तौर पर इसे कबूल किया पूरी दुनिया के सामने। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो कई बार ये हम देख चुके हैं कि इस तरह के लोगों को ये सबसे पहले तो हीरो मानते हैं और इनको टेररिस्ट नहीं समझा जाता यहाँ पर। यहाँ तक कि हाफिज सईद को भी हाफिज सईद साहब कहा जाता है। तो यहाँ जाकर कुछ ना कुछ जो कह लीजिए बात जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए कि अगर आप टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं समझेंगे और हीरो बना के रखेंगे और कहीं ना कहीं जाहिर है कि उनको बनाने में हमारी स्टेट का एक रोल रहा है और अब अगर ये उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी अपने तौर पे अगर शायद कर रहे हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ये जो 10 ग्रुप थे उसमें से अब 100 ग्रुप निकल आए हैं, हर एक अपनी अपनी तरफ जा रहा है। तो इनका सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप हाफिज सईद को या मसूद अजहर को अरेस्ट करके भारत को दे देंगे तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और अभी जो आपने फुटेजेस दिखाई हैं तो ये भी इसी बात को बताती हैं कि पाकिस्तान इनको टेररिस्ट नहीं मान रहा है। इसीलिए मिनिस्टर्स भी बैठे होते हैं, इसीलिए आपको चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे आपको मियाँ मिट्ठू जो सिंध में हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, चाहे वो आदमी आपको दिखे, उसके साथ आपको इमरान खान की फोटो भी दिखाई देगी, उसके साथ आपको पहले जो आर्मी चीफ थे वो भी दिखाई देंगे। तो ये बात तो यही समझ आती है मेरे जैसे लोगों को कि शायद इनको सपोर्ट किया जा रहा है और इनको टेररिस्ट माना ही नहीं जा रहा, इसीलिए इनके साथ सब दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ये आपको बाहर भी नजर आ रहे हैं, ये आपको अरेस्ट हुए हुए दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, ये जरूरी है, मजबूरी है, प्रयोग है, संयोग है, क्या है? ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की। देखें, मुझे तो लगता है कि कोई सही पॉलिसी बन नहीं पा रही है, इसलिए कि ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया को जो है इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 30 ईयर से हम लोग जो है मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे और अमेरिका के कहने से करते रहे, लेकिन अब शायद इनको आदत पड़ चुकी है। अब अगर अमेरिका नहीं भी कह रहा तब भी इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, कभी फ़लस्तीन के नाम पर और कभी कश्मीर के नाम पर, और उसका नुकसान पाकिस्तान खुद ही उठा रहा है। अभी आपने कल की न्यूज़ भी देखी होगी कि रावलाकोट में जिस तरीके से अटैक हुआ है और वो टीटीपी के लोग थे और हमारी तरफ के फोर्सेस के लोग भी, उनकी भी जानें गई हैं। लेकिन अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी सिंसियरली अगर कोशिश करेंगे, एक तरफ उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल है ये चीज़ें आपस में चल नहीं पा रही हैं ठीक से और डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो हैं वो सही नहीं बनी हुई। नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरसू की, अगर या तो ये स्टेट स्पॉन्सर है जैसे कि भारत लगातार कह रहा है, दूसरी बात पाकिस्तान की आवाम को लेकर प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले बयान दिया था, शायद वो बयान आप तक पहुंचा हो, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम को अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि जब 2 मुल्क एक साथ आज़ाद हुए तो एक मुल्क इतना पीछे क्यों रह गया, जिससे बार बार IMF के लोन की आवश्यकता पड़ती है, जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और एक मुल्क इतना आगे निकल गया। एक पहलू तो ये, दूसरा पहलू ये कि पाकिस्तान के अंदर में अगर आप देखेंगे तो तालिबान जो खड़ा हुआ वो पाकिस्तान के सपोर्ट से खड़ा हुआ, लेकिन उसी तालिबान का एक प्रॉक्सी है TTP, वो आज पाकिस्तान को ब्लीड कर रहा है। इसी तरह से कई और ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान को चोट पहुंचा रहे हैं, इंक्लूडिंग तालिबान जो कि डूरन बॉर्डर को नहीं मानता है।
तो पाकिस्तान में क्या ये हुक्मरानों को अभी भी नहीं समझ आ रहा, या पाकिस्तानी फौज को नहीं समझ आ रहा कि जो आतंकी उन्होंने तैयार किए वो आज उन्हीं को निगलने के लिए तैयार है? देखिए, समझ में तो सबके आ चुका है, गवर्नमेंट को भी और साथ ही साथ पब्लिक को भी, लेकिन जाहिर है कि इनसे इस वक्त कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं होगा। जहाँ तक आपने पीएम मोदी की बात की, तो उन्होंने जो पहली बात की थी कि पाकिस्तान की पब्लिक को बाहर आना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर उनको आवाज़ उठानी चाहिए, डेफिनेटली लोगों ने ये सुना है। लेकिन हमारे यहाँ जिस चीज़ को ज़्यादा बताया जा रहा है वो ये कि उन्होंने कहा कि आराम से बैठ के रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। अब उस बात को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि देखें जी, उन्होंने हमारे यूथ को गोली मारने को कहा है, जबकि उन्होंने हमारे यूथ को गोली मारने को, जहां तक मुझे समझ आई, नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा है कि आप लोग रोटी खाओ और टेररिज्म के खिलाफ खड़े हो। लेकिन पाकिस्तान में जो बात की जा रही है बार बार, वो ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने यूथ को मार देने का कहा है। तो हम अगर जब तक इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और अपनी तरफ काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएगी। आम पब्लिक क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा बाहर आएगी, थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन असल में जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है, अगर वही इन लोगों के खिलाफ नहीं है, वही इन लोगों को फंड करेंगे, वही इनको सपोर्ट करेंगे और कहेंगे नहीं जी ये तो हमारे लिए हीरो हैं, तो फिर जाहिर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी कहाँ तक जाएगी और क्या चेंज आ सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, मैं अमजद मिर्जा के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगा। मिर्जा साहब, आरजू कह रही है कि टेररिस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर सरकार का या फिर सेना का बहुत कंट्रोल रह नहीं गया। अगर वो चाहे भी तो हो सकता है हाफिज सईद को, मसूद अजहर को, सैफुल्लाह कसूरी को उठाकर वापस कर भी दें, लेकिन सैकड़ों हाफिज सईद, सैकड़ों सैफुल्लाह कसूरी और सैकड़ों मसूद अजहर पाकिस्तान में बन चुके हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान एक तरह के टेररिज्म के चक्रव्यूह में घिर चुका है। जी बहुत इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट हैं और मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन ये जो बात जो मैं समझाऊं, ये तो एक पाकिस्तान आर्मी के अपोलोजिस्ट का बयान है। यानी आप पाकिस्तान ये कह के कि जी उनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे पेश कर रहे हैं उनको जैसे ये कोई दो अलग चीज़ें हैं। ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान के ये टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन और इनके लीडर और पाकिस्तान आर्मी, कल भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, ये एक ही हैं। ये टेररिस्ट इनका एक्सटेंडेड आर्म है। और अगर दुनिया को दिखाने के लिए, ये तासर देने के लिए और पाकिस्तानी मीडिया में ये वावेला करने के लिए कि जी दहशतगर्द हमारे कंट्रोल में नहीं है, दहशतगर्द हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, दुनिया को ये तासुर देना चाहते हैं जैसे पाकिस्तानी फौज जो है और पाकिस्तान के अवाम जो है वो टेररिज्म का विक्टिम है, तो ये कार्ड नहीं चलेगा। ये अब आपको खुलेआम ये कहना पड़ेगा कि दहशतगर्द जो सो कॉल्ड, जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान आर्मी की पैरामिलिट्री फोर्स इन प्लेन क्लोथ्स है, ये और आर्मी एक हैं, हैंड इन ग्लव हैं, ये उनके बनाए हुए लोग हैं। ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये आर्मी के कंट्रोल से निकल गए। आर्मी के कंट्रोल से अगर निकल गए तो दंदनाते कैसे फिर रहे हैं? उनको आईएसआई के ऑपरेटिव्स गोली मार के उनको एलिमिनेट क्यों नहीं कर रहे? तो ये तासुर जो है ये फंडिंग एजेंसीज को दिया जाता है, ये तासुर एफएटीएफ वालों को दिया जाता है, ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को दिया जाता है कि जी देखिए ये जो टेररिस्ट हैं ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें और पैसे दो। तो ये थोड़ा सा इसके दो पहलू हैं। आप ये कहना कि भाई खुद को विक्टिम बताना और एक वाकई टेररिस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। भाई अगर टीटीपी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है तो टीटीपी क्यों बम फोड़ रही है पाकिस्तान के अंदर? अगर टीटीपी के ऊपर इतना पावर हो तो टीटीपी को कंट्रोल कर लें, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल कर लें, नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और एक दो छोटे मोटे गुट हैं जिनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक सी बात यह है कि धीरे धीरे आर्मी के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट लीडर्स का कब्जा बढ़ता जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं मिर्जा साहब। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रही है, वो एक अलग चीज है। हम यहाँ पे हाफिज सईद की बात कर रहे हैं और उस किस्म के टेररिस्ट की बात कर रहे हैं जो ओपनली आके जलसों में तकरीरें कर रहे हैं। गुजरांवाला में तकरीर की है और वहां पे मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। वो ये दहशतगर्द जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गए? अगर आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो इनको पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक क्यों नहीं अपने उसमें काबू में किया?
तो ये टेररिज्म और फौज एक ही चीज है भाई। ये ड्रामेबाज है, कौम है, ये ड्रामे करती है। और पूरे टीवी चैनल्स पाकिस्तान के जो हैं इस वक्त वहां पे आर्मी के अपोलोजिस्ट जो है बड़े मीठी जुबान में जो है वो बात करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज तो बेचारी है, उनके तो काबू में ये है नहीं, क्या करें, ये तो मार रहे हैं लोगों को, फौज के ऊपर भी हमले कर रहे हैं और मिक्स करके हौच पौच बना के पेश मतलब कर आप रहे ये हैं। कह रहे हैं नूरा बिल्कुल कुश्ती है कंफ्यूज ना हो। ये पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच की नूरा कुश्ती है। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक छोटा सा रिएक्शन आरजू काजमी से चाहूंगा, उसके बाद सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। आरजू काजमी जी। देखिए, ये नूरा कुश्ती बहरहाल नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इन्होंने खुद ही बनाए थे ना ये तमाम ग्रुप, कोई बाहर से आके तो बना के गया नहीं है। सपोर्ट भी खुद ही करते रहे। जैसे मैंने आपसे कहा कि इमरान खान के साथ भी फोटोज हैं, पहले के आर्मी चीफ के साथ भी हैं, और ये लोग अरेस्ट भी नहीं करके जेल में डालते हाफिज सईद को, उसको हाउस अरेस्ट किया हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं, खुद ही बनाया है। अब उन्हीं जैसे और निकल आई तो वही चीज होगी ना जो हिलरी क्लिंटन ने कही थी कि आप बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे। तो अब इस वक्त अगर पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा है तो वो कार्ड उनके किसी काम आएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप यहाँ से सफाई नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो विक्टिम तो हम बनते ही रहेंगे। जाहिर है, जो दूसरों को मार सकते हैं वो हमें क्यों नहीं मार सकते। और इसीलिए यहाँ पर भी अब ये खतरा हो चला है कि शायद यहाँ पर भी सुसाइड बॉम्बर्स दोबारा से निकलना शुरू कर देंगे और लोगों को जान लेंगे। क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा था कि जी बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है, वहाँ पे पाक अफगान बॉर्डर पे, लेकिन अब ये चीज़ जो है वो यकीनन फैलती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे मैंने कहा कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि ये कंट्रोल करना नहीं चाह रहे, लेकिन ये कंट्रोल हो ही नहीं रहा है इनसे। और जाहिर है कैसे होगा, इसलिए कि आपकी अपनी फोर्सेस के अंदर अगर उनके सपोर्टर्स बैठे होंगे जो हाफिज सईद को सपोर्ट कर रहे होंगे, इस तरह के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो कैसे काम होगा। क्योंकि जाहिर है आधे लोग जो है एक तरफ हो जाते हैं, आधे एक साइड पर हो जाते हैं, तो इसलिए इनके जी ऊपर ठीक है आरजू, आपके पास वापस लौटेंगे, सीधे पटना चल रहे हैं। प्रधानमंत्री पटना पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट से रोड शो कर रहे हैं। एयरपोर्ट से रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और वो तस्वीर हम सीधे पटना से दिखा रहे हैं। पटना से लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री के रोड शो की आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरे देश में। और ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए किस तरह से भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के काफिले के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं, फूल बरसाते हुए लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर सबका अभिवादन लेते हुए, सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ एसपीजी के जवान इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि देर शाम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के दफ्तर में आज एक बैठक भी होने वाली है। देखिए घरों पर जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का आज उद्घाटन किया और थोड़ी देर में जो है वो एयरपोर्ट परिसर से पहुंच जाएंगे प्रदेश कार्यालय, क्योंकि ये जो रोड शो आप इस वक्त देख रहे हैं ये एयरपोर्ट परिसर से शुरू हुआ है। नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट टर्मिनल से अब सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक जा रहे हैं और यहीं तक ये रोड शो होना है। रोड शो के दोनों तरफ भारी भीड़ इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ एक बहुत अहम मीटिंग होनी है। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री आज रात पटना में ही राजभवन में विश्राम करेंगे। और देखिए युवाओं में उत्साह देखिए जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल शुक्रवार को पीएम मोदी रोहतास जिले के बिक्रमगंज जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम लगभग 50,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिक्रमगंज से वो दोबारा पटना लौटेंगे और कल दोपहर के बाद फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है और एयरपोर्ट रोड से लेकर बीजेपी ऑफिस तक आप तस्वीर देखिए, युवाओं में उत्साह देखिए। जो युवा हैं वो प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके काफिले के साथ साथ देख रहे हैं प्रधानमंत्री झूम रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों से, खिड़कियों से, छत से प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। काफ़ी संख्या में लोग वहां जमा हैं, तिरंगा लेकर पहुंचे हैं। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला रोड शो आप इसे कह लीजिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो
काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। लोगों का उत्साह जिस तरह से, और प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि वो 140 करोड़ लोगों की जो एनर्जी उनके साथ चलती है, इसलिए वो बहुत एनर्जी और ऊर्जा महसूस करते हैं। और ये देखिए, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का जब उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, तब वहाँ पर की जो तस्वीर है वो लगातार आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो सीधे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से जा रही है अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ। आज रात प्रधानमंत्री राजभवन में ही विश्राम करेंगे। मजबूरी है आतंकवाद या जरूरी आतंकवाद पाकिस्तान के लिए, इस डिबेट पर हम लगातार बने हुए हैं। सिवाद सर के पास जा रहे हैं, उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद देवनाथ सर आपके पास आ रहे हैं। सिवाद सर, अभी आपने अमजद अयूब मिर्जा को भी सुना और आरजू काजमी को भी सुना। दोनों के जो पॉइंट्स है वो थोड़े से अलग अलग हैं। अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी और आतंकिस्तान का गठजोड़ ऐसा है कि वो टूट नहीं सकता और दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर कोई रिफ्ट है तो वो नूरा कुश्ती है। आरजू काजमी का कहना है बनाया था, ये बात सही है, इस्तेमाल भी किया, ये बात सही है, लेकिन अब वो भस्मासुर बन चुका है, यानी वो काबू से बाहर हो चुका है, वो आतंक, वो टेररिज्म। देखो विवेक, दो बातें हैं। ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं मिक्सचर है। ये बात आपको देखनी पड़ेगी कि आज की तारीख में नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में कोई फर्क नहीं। इसका मतलब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आतंकवादी एक ही पेज पे हैं। मगर ये जो बात पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भी हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, वो एक अलग बात है। वो विक्टिम वो टेररिज्म के इसलिए है कि वो टेररिज्म तो उन्होंने पैदा किया। वो टेररिज्म जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में आज उनके अगेंस्ट हो गया, तो वो उनकी गलती है। मगर वो अलग है कि आज टीटीपी इनके साथ लड़ रहा है या बीएलए लड़ रहा है। बीएलए एक फ्रीडम स्ट्रगल है। मगर आज जो भी ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को ये एक प्रकार से नॉन स्टेट एक्टर कह के ये कहना चाहते हैं कि भाई ये इनके साथ नहीं है, इनके ऊपर इनका जोर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन को कंट्रोल पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई करती है। और यही नहीं, इनको आरजू की एक बात से मैं सहमत हूं, वो जो बात कह रही हैं सिवाद सर, कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकियों अगर हमने भारत को दे भी दिया तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? उसके पीछे 100 मसूद अजहर खड़े हैं, 100 हाफिज सईद खड़ा है। देखो ऐसा है, यही तो बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको पाला पोसा। अभी भी हाफिज सईद जो है वहां पर एक प्रकार से, जबकि एक यूएन टेररिस्ट है और इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसको अभी भी रॉबिन हुड माना जाता है। और यही हाफिज सईद, यही मसूद अजहर, यही सैयद सलाउद्दीन, आप अगर एक बार देखें तो देखें। मगर सच्चाई है, इनका इस्तेमाल ये स्ट्रेटेजिक एसेट करते हैं। आप कैसे दे देंगे? इनका तो इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट वो कर रहे हैं। वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कर्स तो पॉलिसी नहीं बदलने वाली, वो तो एक प्रकार के स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये एक कंफ्यूज करते हैं पाकिस्तान में कि भाई हम तो खुद विक्टिम है। भाई वो विक्टिम तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, जिसको भी आपने ही क्रिएट किया था तालिबान, पर वो आज आपके साथ लड़ रहा है। मगर आप ये जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये आपके कंट्रोल में है, ये आप ही चला रहे हैं। आप इनको फंड करते हैं, फाइनेंस करते हैं और इनको भारत में भेजते हैं। अभी जो सैफुल्लाह कसूरी जो पहलगांव का मास्टरमाइंड है, वो आज एक जो ताला सईद के साथ, जो कि हाफिज सईद का लड़का है, पंजाब असेंबली है, उसके स्पीकर के साथ देखा जाता है। कमाल की बात है, आप एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, और ये कहना कि आज उनके बस की बात नहीं है, वो उनके हाथों से निकल गए हैं, वो एक नॉन स्टेट एक्टर हैं। मुझे लगता है भारत ने यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी सेम पेज है। अगर आप देखें विवेक, भावलपुर में जबकि हमने इनके जैसे मोहम्मद के एक कैंप में हमला किया था, हेडक्वार्टर में, जहां पर वो मारे गए थे जो आतंकवादी थे, उनके जनाजों में पाकिस्तान के कोर कमांडर और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऑफिसर और पाकिस्तान की पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर वो भी थे। तो ये सच्चाई है, मेल जोड़ है, गठजोड़ है, और इसका इस्तेमाल ये करते रहे हैं। अब ये जो दूसरी बात बार बार कहते हैं कि भाई टीटीपी जो है कि वो एक प्रकार से आज इनको मार रही है और वो भी विक्टिम है। ये टीटीपी का अलग है, टीटीपी भी इन्होंने क्रिएट किया। मैं ये बार बार बताना चाहता हूँ, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी, जो पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसियों को ही वो डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा।
तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी आसमान से नहीं गिरा, वो भी पाकिस्तान ने क्रिएट किया, मगर आज वो उनके साथ लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर उसके बावजूद ये टीटीपी को छोड़ दो, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन को पालते हैं, पोसते हैं और इनको भारत की तरफ भेजते हैं, इनको ये स्ट्रेटेजिक एसेट अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये सोचना कि एक आपका ऑपरेशन सिंदूर से कि क्या वो अब आतंकवाद ये बात आपने सही कही कि टीटीपी उनके लिए टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जैश और लश्कर उनके लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। मैं माथुर सर का एक रिएक्शन चाहूंगा। माथुर सर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यार विवेक, मैं और जनरल सिवाच सेम रेजिमेंट के हैं, हमारी थिंकिंग भी बिल्कुल सेम है। और यही कि यह बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मैं ये मिर्जा साहब से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी है। और ये जो बाकी हैं, ये जो जैश ए मोहम्मद है, और आज से कुछ साल पहले तक टीटीपी भी था, इन्हीं का हिस्सा था, इन्हीं लोगों ने उनको बनाया है, इन्हीं लोगों ने उनको ट्रेन किया है, यही लोग उनको फंड करते हैं। और ये देखिएगा कि अगर इनके ऊपर दबाव पड़ा तो कोई दिन दूर नहीं है जब इसी पाकिस्तान की आर्मी को या तो लश्कर वाले मारेंगे या जैश ए मोहम्मद वाले मारेंगे, क्योंकि इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए दबाव जरूर आएगा। ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अब दबाव उल्टा है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे है और पाकिस्तान की सेना पर है। और वो दबाव क्या है कि वो जो आतंकवादी संगठन है वो कह रहे हैं कि भाई आपने हमारे सारे अड्डे उड़वा दिए, हमारे सारे ट्रेनिंग सेंटर उड़वा दिए, हमारे 200। हाँ, तो इसका ये वजह मैं यही कह रहा हूं कि बार बार इस वजह से उनके ऊपर दबाव है। और यही वजह है कि वो आज की परिस्थिति में, जबकि उनके प्रधानमंत्री जगह जगह घूम रहे हैं ये बताते हुए कि हम टेरर के विक्टिम हैं, वो टेररिस्ट के साथ इतनी उनकी हिम्मत और हिमाकत है कि वो टेररिस्ट के साथ उनके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो आकर के तकरीरें कर रहे हैं और स्टेज साझा कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि जहां तक सवाल है, ये इन 2-3 ऑर्गेनाइजेशन, 2-3 नहीं, जितने भी इनके टेरर आउटफिट्स हैं या उनके ऑफशूट्स हैं, क्योंकि एक तरीका इनका और है कि जब एफएटीएफ ने कहा कि भाई जैश ए मोहम्मद ये हो गया है, तो उन्होंने एक उसका कवर अप ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और जैश ए मोहम्मद को बोला कि भाई ये तो भगवान का भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ एक वो है। आपको याद है, आप ही के चैनल पे आके एक पाकिस्तान के पीएमएल के नेता ने कहा था कि हाफिज सईद साहब तो बहुत बड़े प्रकांड मौलवी हैं और ऐसे लोग तो पूरी दुनिया में होने चाहिए, ये यहां बोल के गए हैं वो। तो जब उनकी माइंडसेट ये है, सोच ये है, तो उनको, मुझे लगता है कि इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया इस बात को जानती है और समझती है। लेकिन अभी जो आवश्यकता है वो ये है कि जो अभी लगातार लेटेस्ट जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो दुनिया को बताई जाए। क्योंकि क्या है कि क्या पाकिस्तान जाकर के बताता है, वो बिल्कुल कवर अप स्टोरी करके बताते हैं और इसको जो सच्चाई है उसको कोई नहीं बताने की कोशिश कर रहा है। और जो हमारा जो सही जो चीज हमने करी है, हमारे जो डेलीगेशंस गए हुए हैं वो बिल्कुल सही। और देखिए किस प्रकार का उनको वहां पर डेलीगेशंस को सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया हमने एक काम किया है कि अपने डेलीगेशंस को 33 चुने हुए देशों में हमने भेजा है। वो देश जो कि दुनिया में मैटर करते हैं, वो देश जो कि सिक्योरिटी काउंसिल या तो मेंबर हैं या बनने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। तो ये तमाम चीजें बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के हमने अपने लोगों को भेजा है। और पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद में घुसा हुआ है, ये सिद्ध हो चुका है। इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये जो शगाई हिल्स का जो एटॉमिक एक्सप्लोजन या जो भी है उसको ये मना रहे हैं 28 मई को, वो भी एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी आतंकवादी घटना थी। क्योंकि भारत का होड़ करने के चक्कर में उन्होंने बलोचिस्तान में एक अधकचरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका कुछ परिणाम आज भी वहां की जनता भुगत रही है। तो ये मेरा मानना है कि ये पूरा आतंकवाद का जो चक्कर है, सर्कल है, उसका जो ध्रुव है वो पाकिस्तान की आर्मी है और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, एलईटी और ये और वो। आप देखिए जिस दिन ये इनको पैसा मिला है उस दिन 14 करोड़ रुपए इन्होंने मौलाना मसूद अजहर के परिवार को दे दिए हैं और 1 करोड़ रुपए उन्होंने सेट असाइड कर दिए हैं कि वो मरकज़े सुभान अल्लाह को दोबारा बनवाएंगे। और अब पूरे देश में पैसा उगाही हो रही है। ये बहुत ज्यादा लोगों को ओपनली ये हो रहा है और सबको ये पता है। अब यही है कि किस प्रकार से एफएटीएफ इसको देखती है, आईएमएफ इसको देखती है, वर्ल्ड बैंक इसको देखती है और उनको दिखाते हम कैसे हैं। बिल्कुल, मैं ये कोशिश हमारी तरफ से हो रही है सर।
हमने बिल्कुल, वही डेलीगेशन मैं कह भेजा रहा हूं कि हुआ है। हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, जब वो देख मैं करके, हाँ मैं इस पे थोड़ा सा एक भिन्न विचार रखता हूं सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आपने आर्मी में सर्व नहीं किया, नहीं नहीं, कोई स्ट्रेटेजिकली बात आप चीज़ों को बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन जुदा इसलिए है कि टेररिज्म ही अगर पूरी दुनिया को बताना पड़े, जो 1990 के दशक से हम बता रहे हैं, उससे पहले पंजाब में जो पाकिस्तान ने किया वो भी हमने दुनिया को बताया, तो फिर दुनिया के इस ये जो डबल स्टैंडर्ड है टेररिज्म को लेकर, उसको लेकर सवाल होगा ना। मैं इस पर आऊंगा, ये डिबेट का सेकंड लेवल हो जाएगा। लेकिन यूके देवनाथ सर से एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से कि पाकिस्तान के अंदर जो बात आरजू कह रही है, या जो बात अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं, या तो बोलबाला और वर्चस्व हाफिज सईद जैसे कट्टरपंथी मौलानाओं का हो चुका है, जिनके पावर से वो बाहर नहीं आ पा रहे, या फिर टेररिज्म और सेना का जो गठजोड़ है वैसा ही है। बस ये नूरा कुश्ती है दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई साहब हमने कोशिश करी, लेकिन अब हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर हो चुकी हैं। जी हाँ विवेक, दो मशहूर जनाब और आजू कार्मी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हुआ ये कहना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में कुछ ऐसा माहौल हुआ जहाँ पे कि मुजाहिदीन को काफी वैल्यू दी गई, रजाकार्स को काफी वैल्यू दी गई। जो ट्राइबल्स थे उनको कंफ्यूज करके बोला गया कि तुम्हें पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की रक्षा करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सब फोर्सेस को चैनलाइज करके पाकिस्तान की फौज ने आजादी के टाइम से, कश्मीर में अगर हम देखें अगस्त सितंबर अक्टूबर 1947 में क्या हो रहा था, इन्होंने इस तरह की ताकतों का इस्तेमाल करके भारत के विरुद्ध एक जो मुहिम खड़ी की, उस मॉडल को ये बढ़ाते रहे। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस मॉडल का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में पैसा आया अमेरिका से, ये खिलाफत इन्होंने खड़े कर दिए तालिबान को रूस के खिलाफ। अच्छा लड़े, मैं फौज में था तो मैं तालिबान की तारीफ करता हूं कि रूस जैसे ऑर्गेनाइज्ड कंट्री को हराकर अफगानिस्तान से बाहर धकेल के पीछे इन्होंने भगाया। उसके बाद कहानी कुछ उल्टी चल पड़ी। पिछले 20 साल से हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से इसी तालिबान का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर धकेल फेंका। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल, अच्छा मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इस्तेमाल करके रूस को हराया, अमेरिका को हराया, अब वो भारत को भी हराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही छोटी सी दिक्कत हो गई कि जब इन्होंने भारत पर बार बार हमले किए तो इन्होंने सोचा था कि शायद भारत पर 1000 कट डालेंगे तो भारत थक जाएगा, घुटने टेक देगा। ऐसा हुआ नहीं है। अब तक ये 1000 कट से ज्यादा डाल चुके हैं और भारत है कि मजबूती से खड़ा हुआ है। इसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि भारत के लोगों को 1000 साल से लड़ने की जो एक परंपरा है, खासतौर से हमारे जो फ्रंटियर एरिया में जो स्टेट्स हैं, वहाँ के जो लोग बचपन से ही पैदा होते हैं, थोड़ा मार्शल होते हैं। चाहे मैं जाटों की बात करूं, सिखों की बात करूं, राजपूतों की बात करूं, तो शायद पाकिस्तान ने थोड़ा कम आकलन कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए। वहां ये भी अफवाह बहुत ज्यादा है, मिर्जा साहब हैं, आरजू हैं, वहां एक धड़ा ऐसा भी है जो बोलता कि हिंदू जो है बहुत नरम कौम है, धमकाओ और 2 धक्के दो तो शायद पीछे लड़खड़ा कर गिर जाएगा। तो अच्छा हुआ पाकिस्तान अलग अलग तरीके से अब सीख रहा है कि भारत को 2 धक्के मारने से कुछ नहीं होगा, 1000 कट मारने से कुछ नहीं होगा। वरन हमने जो सिंदूर में कट मारा, ऐसे 3-4 कट अगर हम पाकिस्तान पर और लगा दें, सिंदूर 2.0, सिंदूर 3.0, तो पाकिस्तान ही लड़खड़ा जाएगा। जी, मैं इस पर आरजू काज़मी आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि पाकिस्तान जो है वो विक्टिम नहीं है, इसलिए कि जो टेररिज्म यहाँ पर होती रही है, अगर हम खुद ही उसे सपोर्ट करते रहें और कोई सुसाइड बॉम्बर जाके अगर कहीं अटैक करता है, खुद भी उड़ जाता है, तो वो अपने आप को कम से कम विक्टिम तो नहीं कह सकता। तो इसलिए जो कुछ हमने बनाया, जो कुछ हमने दूसरों के लिए, चाहे हम कश्मीर के नाम पे या फ़लस्तीन के नाम पर, अब वो जब हमारे ही सर पे पड़ने लगा है तो हम विक्टिम कार्ड तो बहरहाल नहीं खेल सकते। दूसरा जो मैंने पहले बात की थी कि हाफिज सईद हो या किसी को भी अगर हम भारत के हवाले कर देंगे, अगर हम यहाँ ही पे फांसी लगा दें, तब भी हालात नहीं बदलेंगे। उसका देखिए आप, टीएलपी का जो पहले हेड था,
खादिम हुसैन रिजवी, वो अब नहीं है, मर गया है, उसको कोविड हुआ था, लेकिन क्या उसके बाद उसके बेटे ने वो गद्दी नहीं ली? क्या उसके बाद पाकिस्तान में लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया? टीएलपी के लोग क्या लोगों को जिंदा सबकी आंखों के सामने मारते नहीं है? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती उनके पीछे। तो ये चीज मैं कह रही हूँ कि जो माइंडसेट बन गया है उससे आप कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे, उसके ऊपर पॉलिसीज होनी चाहिए पाकिस्तान की। क्या अब ये लोग जिनको जहर दिन के दिमागों में भर दिया है, भारत हमारा दुश्मन है, हर कोई हमें मारने आ रहा है, नहीं, सब मैंने हमसे जल मैंने रहे तो हैं। ये भी सुना है कि बहुत छोटे से ही बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, मदरसों में नहीं नहीं, आप अगर यूनिवर्सिटी भी देखिए तो कुछ साल पहले ही जो है वो केपी के यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट था मशाल खान, उसको दिन दिहाड़े उसके अपने स्टूडेंट्स ने ब्लास्फेमी इल्जाम लगा के मार डाला था। तो यहाँ तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबके माइंडसेट इसी तरह के, किसी को कुछ पता नहीं कब उठ के आपके साथ बैठा हुआ कोई उठ के आपकी गर्दन उड़ा दे। यहाँ जब हमने माहौल ऐसा बना दिया है, हमने उसी तरफ चल पड़े हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तो छोड़े, जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें भी अगर कोई बात कर दे तो उसके ऊपर भी कंप्लेन हो जाती है पाकिस्तान में आजकल, कि जी फलां ने ये बात लिख दी थी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए। हाँ, ये तो यहाँ कोई तक नया तो हम कानून पहुंच आया है चुके शायद हैं। पाकिस्तान में, उसके तहत कोई डिजिटल जी कानून आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हम तो और चीजों को खराब से खराब करते चले जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये अगर इसमें इसमें एक और पहलू है जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, इस पर तो चर्चा हो ही रही है। एक और पहलू ये है कि पाकिस्तान के टेररिज्म की चर्चा पूरी दुनिया में नहीं हो रही है, जबकि भारत ने जो एक्शन लिया बनस्पत उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है कि भारत ने क्या एक्शन लिया, कैसे लिया, या फिर दोनों मुल्कों में सीज फायर कराया जाए। तो पूरी दुनिया को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि जबकि आरजू आप भी लगातार ये कहती रही हैं कि पाकिस्तान का होम ग्रोन टेररिज्म है जो देश के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। एज अ नेशनलिस्ट पाकिस्तानी आपकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान सही ट्रैक पर आ जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाए, रोजगार हो, महंगाई कम हो, जो कि मुझे ठीक लगता है। आप एक अच्छी कोशिश में, एक अच्छी मुहिम में हैं। लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान को लेकर इतनी गलतफहमियां कैसे पाल रही है? देखिए इस वक्त तो पहले की तो बात और थी, जब मुंबई अटैक वगैरह हुए थे वो तो सारी दुनिया को पता था, सबूत भी दिए गए थे। इस बार पाकिस्तान ने साफ कहा है कि जी भारत ने कोई सबूत नहीं दिया, कुछ टाइम के बाद ही पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए और इस चीज़ को लेकर यहाँ से काफ़ी बात की गई है। शायद इस तरह का जो पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान से निकला है, इस वजह से जो है वो टर्की हो या चाइना हो या दूसरी कंट्रीज वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि पहले तो सबूत दिए गए थे तब पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो अब अगर ये कहा जा रहा है कि जी सबूत नहीं है, लेकिन वही बात आ जाती है कि नुकसान तो हमें भी हो रहा है। हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी जा सकते हैं, हमारा पैसा भी रुकवाया जा सकता है भारत की तरफ से। ये डर भी इस वक्त पाकिस्तान में है कि कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसा ना रुकवा दिया जाए। तो जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं और हम खुद सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, तो अब इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली पॉलिसी सही होनी चाहिए। लेकिन कैसे होंगी? जैसे मैंने कहा कि जब लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो उस चीज़ को गलत समझ ही नहीं रहे, उनको लगता ही नहीं कि कुछ गलत हुआ है, तो फिर वो कैसे उस चीज़ को रोकेंगे? उनको तो लग रहा है बहुत अच्छा हुआ है अगर भारत के ऊपर हमने ऐसा कोई अटैक कर दिया है, या अफगानिस्तान में जाकर अगर हमने कुछ कर दिया है, तो वो तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि जिनके हाथ में पावर होती है, मेरे जैसे जर्नलिस्ट के हाथ में तो कोई पावर नहीं है, जो जिनके हाथ में पावर है, जब वो उस चीज़ को गलत ही नहीं मान रहे हैं, वो उस चीज़ को ठीक मान रहे हैं, तो वो सही कैसे करेंगे? इसी वजह से आप देखें कि आजकल हर दूसरे दिन पाकिस्तान के अंदर ही अटैक्स चल रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा रावला कोट के अंदर भी अटैक हुआ है, और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। आजू एक बड़ी खबर मिल रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान से, बलूचिस्तान हेलमंद सीमा पर फायरिंग हुई है, लगभग 2 घंटे तक फायरिंग चली है, दोनों तरफ से छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, तालिबान पाकिस्तान आमने सामने हुआ है। ये खबर आ रही है पाकिस्तान से, इस वक्त बड़ी न्यूज है पाकिस्तान से, फायरिंग की खबर है। क्या आपको जानकारी मिली है अमजद मिर्जा साहब? देखिए, ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये सिर्फ हिलमंद जो क्रॉसिंग है वहां पे नहीं हो रहा, ये कई जगहों पे हो रहा है। और हो क्या रहा है, जो नई स्ट्रैटेजी है वो ये है, पहले ये थी कि अंदर घुस के वो नाके लगा के कॉन्वॉय को दूर से सर्वेलेंस करके उन पर स्ट्राइक करें। अब ये फैल गए हैं, ये पाकिस्तानी फौज को अंदर ला रहे हैं, अंदर आओ, अंदर आओ, और डीप इनसाइड बलूचिस्तान आओ, और ये वहां पे झड़पें करके बॉर्डर्स एरिया में ये अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, ये तालिबान डूरन रेखा के पास, जाएगी। हेलमंद के पास, डूरन रेखा के पास पाकिस्तान तालिबान में झड़प हुई है। हाँ जी,
पाकिस्तान तालिबान और उनमें जो झड़प हुई है वो इसी का हिस्सा है। बलोच शर्मचार फैल गए हैं, इनको अंदर आने दे रहे हैं, और वहां पे जो झड़प हुई है वो इसी का डाइवर्शनल हिस्सा है, वो डाइवर्शन टैक्टिक्स है। और लगता ये है कि बैकग्राउंड में जो अफगान तालिबान और बलोच शर्मचार हैं, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस इनका बना है। आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं बना, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस बन गया है। और ये पाकिस्तान आर्मी आप देखिएगा, ये घुस रही है जो जिस स्पीड से बलूचिस्तान में, इसको बलोच शर्मचार यहाँ घुसने दे रहे हैं। ये जैसे ही घुसेंगे इनको चारों तरफ से सर्कल कर लिया जाएगा और इनको फिर यहाँ से जिंदा जो है ना वो निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उधर जो अफगानिस्तान का ये किस्सा हो रहा है, ये भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर डाइवर्शनल स्ट्रेटेजी होगी तो फिर अफगानिस्तान से जो है वो जो क्रूशल सप्लाई है एमुनिशन की, वो मुमकिन हो सकेगी। जी बिल्कुल। मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं। सिवाज सर, पूरी दुनिया पाकिस्तान के टेररिज्म को क्यों नहीं देख पा रही, या देख पा रही है या जानबूझकर छिपाया जा रहा है? दो ही रीजन हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं देख पा रही है, लेकिन पाकिस्तान के टेररिज्म को एक तरह से इग्नोर करना, दरकिनार करना, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, क्यों? बहुत अच्छी बात है। देखो विवेक, सच्चाई यह है कि ये एक विडंबना है कि आज तक टेररिज्म और टेररिस्ट की डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन तय नहीं कर पाया। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एसेट यही है कि इसने जो आतंकवादी पैदा किए हैं, इसके पास जो आतंकवादी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, वो स्पेसिफिक टू बेसिकली इंडिया है। तो वो उसका इम्पैक्ट ना यूरोप में होता ना अमेरिका में। और अमेरिका एक ऐसा देश है कि जब तक उसका कोई आतंकवाद उसके ऊपर मेनलैंड पे हिट नहीं करे 9/11 के बाद, वो अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, उसको तो वो आतंकवादी मान के उनके पीछे जाता है। मगर जब आती है ये LAT और HM और जैसे मोहम्मद, क्योंकि ये भारत की तरफ ही हमला करते हैं और ये अमेरिका तक नहीं जा सकते, तो अमेरिका का और वेस्ट का बहुत अलग रूप है। और वो अभी भी जो नैरेटिव पाकिस्तान देता है उसको मानने लगते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं भारत जो एक प्रकार एविडेंस नहीं दे पा। अरे एविडेंस पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का। 100 जो आतंकवादी वर्ल्ड के हैं टॉप, उसमें से 87 वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से रूट से हम डोजियर पे डोजियर देते गए हैं। जो 26/11 के बाद कोई एक्शन लिया पाकिस्तान ने? अभी भी हमने नाम बता दिए हैं कि 2 पाकिस्तान के हैं, ये फलाना फलाना नहीं, फिर भी वही मैं कह रहा हूं सिवाज सर, वही मैं कह रहा हूं। की बात, बड़े दुख की बात है कि भारत के 26 लोगों के मारे जाने के बाद भी हमें ही डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और अभी भी मैं कहता हूं कि विवेक, सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा अच्छा एक्शन अगर भारत ने कोई किया है तो ये 7 डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन है। ये कहीं ना कहीं कुछ बताने के लिए काबिल होंगे कि वाकई पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और पाकिस्तान ने ही पहलगाम में कराया है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में डाले और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन एक टेररिस्ट निकले। एक बात कर बताना चाहूंगा विवेक, बहुत अच्छी बात हुई है जो ये ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान ने ट्रुप्स मूव करने पड़े हैं अपने वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत के विरुद्ध, और इससे बलूचिस्तान के अंदर फौज कम है और इसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में जो मिर्जा साहब बता रहे थे, अभी जो तालिबान है वहां से बोर्ड और अफगानिस्तान से TTP जो है खैबर पख्तूनख्वा में बोर्ड, और इधर जो है आपका BLA है वो बलूचिस्तान में, और कहीं ना कहीं BLA और TTP का ऑपरेशनल गठबंधन है। मुझे लगता है कि अब हालात पाकिस्तान के बहुत खराब होने वाले हैं क्योंकि वो यहां से मूव नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता वो बात है भी ठीक है सर। देखिए, पाकिस्तान की हालात किसी से छिपे नहीं है। इकलौता मुल्क है जिसने 25 बार बेल आउट पैकेज लिया अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। 25 बार किस मुंह से इनको लोन मिल गया, मैं तो इस बात पे भी अब बड़ा आश्चर्यचकित हूं। ये भी एक पॉइंट है इस बारे में कनेक्ट करने के लिए। माथुर सर के पास जा रहा हूं। एक ऐसा मुल्क जिसने 25 बार बेल आउट पैकेज लिया, एक ऐसा मुल्क जो पता है पूरी दुनिया में कि अलकायदा चीफ भी वहीं मिलता है, ओसामा बिन लादेन, जैश LET वहीं पाए जाते हैं, TTP तालिबान वहीं पाए जाते हैं। इसके बावजूद इंडिया डेलीगेशन भेज रहा है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमारे 26 लोगों के साथ जो किया उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो ये मोनोपॉली कब खत्म होगी? अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो क्या
अमेरिका किसी से परमिशन लेने के लिए गया था? इसराइल ने हमास पर अटैक किया, क्या इसराइल ने किसी की परमिशन ली माथुर सर? या फिर किसी को बताने की एक जद्दोजहद भी उठाई? या फिर मैं आपको बताता हूं, एक और एग्जांपल रखता हूं सर, यूक्रेन और रूस का। रूस ने तो बेशक विश्वास में लिया था, एक 2-3 घंटे का दौरा हुआ था पुतिन का। मैं हैदराबाद हाउस के बाहर ही खड़ा था जब पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए थे, और इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहे हैं और वो एक बड़ी वॉर स्ट्रैटेजी में जा रहे हैं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को प्रूव नहीं करना पड़ता। हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हमें प्रूव करना पड़ता है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड सर, ये कमाल का दोगलापन है दुनिया का? बिल्कुल बिल्कुल कमाल का दोगलापन है, क्योंकि उन पे उसके अपने खुद के इंटरेस्ट हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि जो भी कुछ आपको करना है, जो भी कुछ आपको लड़ाई लड़नी है, वो आपको अपने आप लड़नी पड़ेगी। कोई वर्ल्ड बैंक, कोई IMF, कोई यूएनओ, कोई अमेरिका, कोई चाइना, कोई जर्मनी, कोई जापान, कोई नहीं आपके साथ है। हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये तो और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको IMF से लोन दिलवा दिया जब एस्केलेशन चल रहा था। देखो विवेक, IMF से लोन पाकिस्तान को नहीं मिला है। IMF से लोन आधा हिस्सा चीन को जाएगा, आधा हिस्सा अमेरिका को जाएगा, क्योंकि वो जो लोन मिला है उस लोन को उन्होंने फौरन इस बात में लगाना शुरू कर दिया। आप देखें, जब से ऑप सिंदूर हुआ है उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री ने कितने लोग उसके लिए उनके समर्पण कर दिए, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट, चाहे वो केरला में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे सिक्किम में हो। और उन्होंने क्या कहा है, जब से उनको बेल आउट मिला है उसमें 14 करोड़ उन्होंने जैशे मोहम्मद को दे दिए, और बाकी जो है वो कह रहे हैं कि हम ये बम ले लेंगे, वो मिसाइल ले लेंगे, ये AD सिस्टम ले लेंगे। और करा क्या है, ये बात भी क्या नजर नहीं आ रही लोगों को? आप मुझे बताएं, जब से इनको लिए लोन IMF को मिला है, कौन से प्रधानमंत्री के वहां का, कौन से मंत्री का ये आया कि ये हमने लोक भाषण के लिए दे दिया, या ये हमने पब्लिक के काम के लिए कर दिया? वो सारा पैसा यूं का यूं पाकिस्तान से चीन और अमेरिका में उनसे सामान लेने में चला जाएगा। ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल एस्टेट है पाकिस्तान की, जो कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, वो सारा पैसा कहीं ना कहीं वापस उनके पास पहुंच जाएगा। ये बात आप मान लें। पाकिस्तान, देखिए, एक समय था, ये बात भी हम 4-5 बार कर चुके हैं आपके चैनल पे, एक समय था पाकिस्तान की जो GDP थी भारत से डबल थी, और बहुत नॉट टू मेनी इयर्स अगो, 60s में। और उसके बाद से लेके आज तक 25 अगर इकोनॉमिक बेल आउट्स हैं। इसका मतलब यह है कि जब से पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर अपना कब्जा बताना शुरू किया है, अपना आधिपत्य पाकिस्तान के ऊपर जमाया है, तब से पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ता हाल हो गई है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज की तारीख में फिर उन्होंने एक बेल आउट मिल गया, फिर चाइना कहता है मैं और लोन दे दूंगा। ये तमाम जो है उनके अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना ने इतने बिलियन रुपीस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं उसको बचाना है। चाइना को एक्सेस चाहिए अरेबियन सी में, ताकि वो इंडियन ओशन स्टेट ऑफ मलाका को अवॉइड कर सके, अपने ट्रेड और अपने एनर्जी खास करके सारी उसके वहां से उस रूट से आ रही है। तो ये तमाम चीजें हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अमेरिका को एक्सेस चाहिए ताकि वो चाइना और इंडिया दोनों को काउंटर कर सके वहां पर बैठ के, इसलिए उनको सेंट मार्टिन चाहिए, इसलिए उसको वो कहा। तो ये तो हर एक का अपना इंटरेस्ट है। आपको मैं फिर बता रहा हूं, हमको खुद अकेले इसके ऊपर जाना पड़ेगा। आतंक के खिलाफ हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर, लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। लेकिन कम से कम सर, दुनिया के जो मुल्क हैं जो खुद को भारत का परम मित्र कहते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी है और जो रणनीति है वो प्रो इंडिया नहीं दिखती, वो अगेंस्ट टेररिज्म नहीं दिखती, वो कहीं ना कहीं वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की परिभाषा गढ़ती नजर आती है। मैं यूके देवनाथ सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद एक बड़ी खबर पाकिस्तान से, उसका रुख करेंगे। यूके देवनाथ सर। विवेक, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। समझने वाली बात है कि जब पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ और भारत ने दुनिया भर के सारे देशों में ये रिपोर्ट और डोजियर भेजे, दुनिया के सारे देश भारत के सपोर्ट में आए और उन्होंने जो बयान दिया, कमाल की बात यह थी कि सब देशों ने बयान दिया आतंकवाद के खिलाफ, और बयान एक लाइन में होता था सभी देशों का कि सारे देश, वो पर्टिकुलर देश भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। एक भी मुल्क ऐसा नहीं था, एक भी मुल्क ऐसा नहीं था। आप 57 मुसलमान देश छोड़ दो, अरब लीग के देश छोड़ दो, OIC के देश छोड़ दो,
दूसरे देश भी, एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने कि पाकिस्तान को डायरेक्टली अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में नाम लेकर निंदा की हो। तो ये कुछ हद तक दुनिया का दोगलापन भी दिखाता है कि ये कोई देश जब निंदा कर रहे तो आतंकवाद की निंदा करते हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। इसकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे भारत के डिप्लोमेटिक काडर पर भी है। देखिए, हमने 6 टीम भेजी पूरी दुनिया में, अच्छी बात है, 33 देशों में जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं पूछता हूं कि हमारे जो इतने बड़े बड़े हाई कमिश्नर खुले हुए हैं, इतने बड़े बड़े एम्बेसीज खुले हुए हैं, बड़े बड़े इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स वहां पर बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं, वो लोग आज तक क्या कर रहे थे? एक ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक आम हमारा एमपी जो है जाकर अब बता देगा, जो कि हमारा हाई कमिश्नर या हमारा एम्बेसडर पिछले 60 साल से, 40 साल से, 20 साल से, 10 साल से नहीं बता रहा था? तो शायद ये दिखाता है कि विदेश मंत्रालय के कंट्रोल में हमारी हाई कमिश्नर्स थे, ये सारे नॉन इफेक्टिव हो गए थे। ये लोग फेल हो गए पाकिस्तान का नाम उस देश की, जिस देश में हमारी एम्बेसी है, उस देश ने जब बयान जारी किया, उस बयान में पाकिस्तान का नाम घुसाने में। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे को इतनी बड़ी बड़ी टीमें भेजनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि हमारी एम्बेसी के जो स्टाफ थे वो अलर्ट नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो पहले स्टेटमेंट में ही कोई भी देश, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, उनको कहना चाहिए था कि वो पाकिस्तान की निंदा करते हैं। इन सब ने क्या कहा कि हम आतंकवादी की निंदा करते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है, जब तक हम इसको नहीं ठीक है, मैं इस पर हमारे... अनुज माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अनुज माथुर सर 10 सेकंड, क्योंकि एक बड़ी खबर बतानी है। सिर्फ एक इतना बता रहा हूँ, ये जो डेलीगेशंस गए हैं, इनका पूरी फॉरेन जो वहां पर हमारे एम्बेसीज हैं उससे इतना ताल्लुक नहीं है। ये डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताने के लिए गए हैं। और जो हमारा जो पाकिस्तान का उसका जो, अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो उसको बाद में हम देख सकते हैं, लेकिन इन डेलीगेशंस की आवश्यकता मेरे हिसाब से थी और बिल्कुल सही उनको भेजा गया है। और बिल्कुल सोच समझ के हमने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ कंट्रीज को सिलेक्ट किया है। बड़ी खबर आ रही है, आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर ये, पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कराची एयरपोर्ट के वॉशरूम में भी पानी नहीं है। पाक एक्ट्रेस ने अपने ही मुल्क को खूब कोसा है और कहा है कि लोग वजू के लिए, लोग बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, बच्चों को वॉशरूम की जरूरत है लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो परेशान है और पानी नहीं है। यौम तकबीर है, मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। जल्दी से आरजू से एक रिएक्शन चाहेंगे। आरजू, पानी को लेकर क्या सिचुएशन पाकिस्तान में मचा हुआ? अभी सिंध में भी हमने देखा था किसी मिनिस्टर का घर जला दिया गया था, ये इशू क्या है? देखिए, कराची में तो हमेशा से पानी का इशू रहा है और वहाँ पर एक टैंकर माफिया है जो टैंकर से लोग पानी लेते हैं और वो माफिया किसकी है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उन्हीं लोगों की है जो पूरा मुल्क चलाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर पानी का इशू हमेशा से रहा है। मैं खुद कराची की पैदा हूँ और मुझे मालूम है कि कराची में हमेशा से एक ये इशू रहा है। लेकिन बहरहाल ये भी कराची से ही बात कर रही हैं और इस वक्त शायद ये इशू और ज़्यादा बढ़ गया होगा जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स पे और कहीं भी पानी नहीं है। तो उसके लिए इनको माफिया का नाम लेना चाहिए था जो अपने टैंकर्स चलाने के लिए लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचने देते। कराची में ये इशू रहता है, आप ये कह रही हैं। इसके अलावा अभी पानी को लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ है, सिंध प्रांत में भी काफ़ी बवाल हुआ है। तो पानी को लेकर मारामारी पाकिस्तान में देखी जा रही है और धीरे धीरे ये क्राइसिस ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है आफ्टर जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया है। फिलहाल आज समय सीमित है, मेरे पास इतना ही वक्त है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।